हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूरी टेनकर और आप देख रहे हैं मैथ्स साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, हमने फिजिक्स के कुछ लगभग 2 से 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन मेरा सोच ये था कि बाकी कुछ यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे चैप्टर चल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर आपके जो है वो कवर हो चुके हैं। लेकिन पेपर 2 का कुछ ऐसा पोर्शन मैं लेने की सोच रहा था जो आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो। तो हम आज जो है वो चैप्टर नंबर 14 ले रहे हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। भले चाहिए ये चैप्टर मैं आपको बता दूं 3 से 4 मार्क का चैप्टर ये है। 3 से 4 मार्क आपके इस चैप्टर से होने वाला है। लेकिन अगर ये आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ते हो तो चैप्टर नंबर 15 जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो 5 मार्क का चैप्टर है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बाद कंटिन्यू में वो चैप्टर पढ़ सकते हो। और उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो भी 3 से 4 मार्क का चैप्टर है। तो ये जो 14, 15, 16 जो है वो नियर अबाउट 12 से 15 मार्क का ये पूरा जो 3 यूनिट का जो है वो कंबो होने वाला है। तो हम लोग जो है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो जो है उसको टिल द एंड देखिए। और जितने भी नए व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, सो थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं। थोड़ा सा पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी और उस वो जो चीजें हैं, वो जो सिलेबस के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी है उसका क्या इसके अंदर होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो आपने बेटा पेपर 2 के अंदर एक वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, सही है। ये चैप्टर नंबर शायद 6 या 7 चैप्टर नंबर है। ठीक है, सो ये वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ लिया था। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, सही है। बाद में आपने पढ़ा इंटरफेरेंस, सही है, इंटरफेरेंस भी आपने पढ़ लिया है। और साथ में आपने पोलराइजेशन भी पढ़ लिया है, करेक्ट है। ये सारी चीजें आपको वेव ऑप्टिक्स के अंदर मिल गई थी, सही है। इनडायरेक्टली अगर आप देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने किस चीजों के बारे में स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। कौन से वेव्स के बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, सही है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमें पढ़ना है तो हमने इसका एग्जांपल क्या लिया था? हमने लिया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे थोड़ा सा मैं इसके अंदर डीप में चलता हूं, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 समझ आ जाएगी। हम एग्जैक्टली क्यों इसे समझना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो वेव जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वेव जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। पहले हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है दैट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड ए मीडियम, जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जिसे मीडियम की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है, मीडियम की जरूरत नहीं रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मतलब इट कैन बी ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम, इट कैन बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब पूछोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, तो लाइट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लाइट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, रेडिएशन या फिर लाइट, सही है। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब समझते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, विच रिक्वायर्ड ए मीडियम, जिसे मीडियम की जरूरत होती है, कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम का मतलब होता है जरिया, ठीक है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, थ्रू द यूट्यूब कर रहा हूं, सो यूट्यूब इज एन मीडियम, ठीक है। तो यहां पे भी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मैकेनिकल वेव्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम इट मे बी द सॉलिड, इट मे बी द लिक्विड, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो एयर हो सकता है, चाहे वो वैक्यूम हो सकता है। तो जहां पे मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो वो होता है साउंड वेव्स। जैसे
मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, फिलहाल मेरी साउंड जो है वो कैमरा तक जा रही है, लेकिन थ्रू द क्या जा रही है, थ्रू द एयर जा रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स। तो मुझे एयर की जरूरत पड़ी, मीडियम की जरूरत पड़ी, सो दीज आर कॉल्ड साउंड वेव्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साउंड वेव्स कहते हैं। अब वैसा देखा जाए तो फिजिक्स का जो पेपर 1 है उसके अंदर पूरा का पूरा आपको मैकेनिकल वेव्स ही पढ़ने मिलेंगे, सभी मैकेनिकल वेव्स रहेंगे। और फिजिक्स का जो पेपर 2 है वहां पे आपको पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी है, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हुई है, मैं उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, ये चीजें आपने पढ़ी होगी, मान के चलता हूं। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल्स है, वहां से पढ़ लीजिए, या फिर मैं जब पढ़ाऊंगा वो चीजें आपको समझ में आने वाली है। खाली थोड़ा थोड़ा हम लोग क्विक रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मैंने ये चीजें भी बता चुका हूं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया था मैंने, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखिए, वहां पे मैंने 2 चीजें तुमको समझाई थी, दैट इज ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हो या मैग्नेटिक फील्ड के हो, वो परपेंडिकुलर रहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स को, सही है। सो दीज आर द वाइब्रेशन ऑफ द, these are the direction of vibration of particle is perpendicular to direction of propagation of wave and these are also called electromagnetic waves। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उनको मीडियम की जरूरत नहीं रहती, वो किसी भी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर से भी ट्रैवल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका लाइट। समझ में आया? अब पूछोगे सर आप चैप्टर तो चालू कर रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और चले कहां गए सर ऑप्टिक्स के अंदर, क्यों रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपने खाली एक नेचर एक्सप्लेन किया है इन सभी चैप्टर के अंदर, दैट इज वेव नेचर एक्सप्लेन किया है खाली आपने। ऑप्टिक्स के अंदर कौन सा नेचर एक्सप्लेन किया? खाली लाइट का आपने वेव नेचर एक्सप्लेन किया, आपने इसका पार्टिकल नेचर अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपने खाली कौन सा नेचर एक्सप्लेन किया था? वेव नेचर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो लाइट का आपको ड्यूअल नेचर लिखना है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है? लाइट जो है वो वेव भी होती है और वेव के साथ साथ वो पार्टिकल नेचर भी होती है, मतलब पार्टिकल से ही वेव बनती है। तो ये ड्यूअल नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया था वेव ऑप्टिक्स के अंदर। सो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाला है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर मतलब वो वेव भी होगा वो पार्टिकल भी होगा, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो लाइट भी एक टाइप का क्या है, रेडिएशन ही है। सो हम लोग रेडिएशन और मैटर का ड्यूअल नेचर देखने वाले। कौन सा ड्यूअल नेचर? वेव और पार्टिकल। तो वेव वाला नेचर जो है हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। साथ में मैं आपको और चीज एक बता देता हूं, शायद आपने ये चैप्टर नंबर तो 6 या 7 जो भी हो गया, ठीक है। साथ में हमने थर्ड चैप्टर भी पढ़ा है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? दैट इज केटीजी। अभी वही चैप्टर तो चल रहा है हमारा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो चैप्टर भी जाके जरूर देख लीजिए। केटीजी ही चल रहा है हमारा, लेकिन साथ में हम लोग पेपर 2 भी स्टार्ट किए, ठीक है। सो केटीजी क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो इसमें आपने अगर ब्लैक बॉडी, यहां तक हम पहुंचे नहीं है, कोई दूसरा चैनल होगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये पोर्शन। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो वहां पे उन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया है। वो जो केटीजी है वो एक्चुअल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एक प्रकार के रेडिएशन ही है, लेकिन वहां पे उन्होंने वेव नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब वेव नेचर एक्सप्लेन कहां हुआ था? ऑप्टिक्स में हुआ था। वेव नेचर एक्सप्लेन केटीजी में नहीं हुआ है। और हमको पढ़ना है ड्यूअल नेचर। किसका? ड्यूअल नेचर पढ़ना है हमको, रेडिएशन और मैटर का। तो जहां पे आप लोग ये ड्यूअल नेचर पढ़ने वाले हो वही चैप्टर है, दैट इज 14 चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चीज आपको समझ आ गई? तो ये हुआ इसका एक्चुअल बैकग्राउंड। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर। एक्चुअल इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं
कि इसका बैकग्राउंड, इसका जो ये जो चैप्टर है इसका हिस्ट्री कहां से क्रिएट हुआ था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक्चुअल अगर देखा जाए ये एक जो है वो फिजिक्स का ब्रांच ही है। सर कौन सा फिजिक्स का ब्रांच है? पहले ही इतने सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कौन सा ब्रांच कहाँ का है हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है सर। धीरे धीरे समझेगा भी, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले समझते हैं क्या क्या चीजें, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी ने ड्यूअल नेचर के पहले भी अगर कोई चीज आई होगी तो वो आई थी 1987 और 85 के आसपास, मेरे हिसाब से कुछ इसके आसपास ये जो है वो कॉन्सेप्ट आया था। और इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला या इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट करने वाला अगर कोई पर्सन था तो उसका नाम था सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन। अब देखो इनके नाम के सामने सर लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर जे जे थॉमसन आपने अगर बोला तो आपके गले के ऊपर भूत बन के ये जरूर बैठेंगे। तो इनके नाम के सामने क्या लगाना है? सर थॉमसन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है ये दुनिया को अगर बताने वाला कोई पर्सन था कैथोड के अंदर, दैट इज जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन इन्वेंट या फिर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली क्या होता है ये अगर पूरे वर्ल्ड को बताया तो उसके बाद ही एक्चुअल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और हमारा और एक ब्रांच आ गया फिजिक्स के अंदर, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन था इन सारी चीजों के लिए? तो वो था सर जे जे थॉमसन। और यहां से ही आपका कौन सा पार्ट चालू हुआ? दैट इज मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुआ। अब पूछोगे सर फिजिक्स के टाइप, अरे बहुत सारे टाइप है भाई। आपको अगर ये भी पढ़ना है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है 9th क्लास के अंदर, जाइए 9th क्लास के जहां वीडियो है वहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है फिजिक्स का, वहां पे पढ़ लीजिए। आपको फिजिक्स के सारी चीजें इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये भी काय का पार्ट है, काय का ही टाइप है। दैट आर फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच है ये। दैट इज फर्स्ट वन इज है ना, मान के चलते मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। ये है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसी के अंदर, इसी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर आता है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो यहां से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था आपका कौन सा? दैट इज आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो एग्जैक्टली टॉपिक पे हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअल अगर देखा जाए तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको सबसे पहले अगर किसी ने अगर दुनिया के सामने अगर बाय एक्सपेरिमेंटली रखा होगा तो वो था हेनरी हर्ट्ज। और उनका एक्सपेरिमेंट था दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो एक्सपेरिमेंट है या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो एक्सपेरिमेंट है वो दुनिया के सामने सबसे पहले आया था और वो रखा था आपके हेनरी हर्ट्ज ने। बिफोर दैट मैं कुछ इसका बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूं। एक्चुअल समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिक चीजें क्या क्या होती है। आज हम लोग खाली उस इफेक्ट को समझने वाला है, कल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज खाली इफेक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहां पे बनता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा दैट इज फोटोन क्या होता है या फिर क्वांटा क्या होता है। क्वांटा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फोटोन या फिर क्वांटा क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फोटोन और क्वांटा? सो photon is a bundles or a pockets of energy which is emitted by the source of a light. Actual photon क्या है? Photon is a bundles, ये bundles है काय के, और pockets है काय के energy. It is a bundles or a pockets of energy which is emitted, ये emit होंगे by लाइट सोर्स से, ठीक है। दीज आर द बंडल्स और पॉकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज इमिटेड बाय हुम? अ लाइट सोर्स, ठीक है। अब समझते कैसे होता है। अगर मैं एक हाथ लाइट सोर्स बना देता हूं, सपोज मान के चलते ये मेरा लाइट सोर्स है, ठीक है। सपोज ये मेरा लाइट है,
ठीक है। अब लाइट से क्या निकलने वाले हैं, रेज निकलने वाले हैं, ऐसे सही है, कुछ इस तरीके से रेज निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड रेज। लेकिन ये जो रेज होते हैं इसमें छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं या छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, काय के, एनर्जी के ही। और इनको ही, ये जो पॉकेट्स और ये जो बंडल्स है, इनको ही आप लोग क्या कहते हो, फोटोन कहते हो या फिर क्वांटा कहते हो। ठीक है। आपको अगर बहुत अच्छे से अगर ऑब्जर्व करना है तो पुराने टाइप के आपने घर देखे क्या, आपका गांव में अगर घर होगा तो घर के छत के ऊपर ना वो जो कवेलू लगा होता है, कवेलू जो लगाता है उसके बीच में एक ग्लास का प्लेट लगा होता है। क्यों लगाया जाता है वो प्लेट, पहले के जमाने में एक्चुअल लाइट नहीं थी, तो जब दिन हो जाता था तो घर के अंदर लाइट आनी चाहिए, इसलिए ग्लास का प्लेट लगाते थे। आपने देखा भी होगा, वहां से लाइट अंदर आती हुई दिखती है। लेकिन आप अगर देखोगे तो वो जो लाइट अब जब अंदर आ रही है तो वहां पे आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे, पता है, कुछ इस तरीके के वो पार्टिकल दिखेंगे। दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। उन्हीं पार्टिकल को फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं, एक्चुअल वो जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो एक्चुअल धूल है। ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए वो चीज समझ सकते हो कि कुछ उसी तरीके के लाइट रेस के अंदर पॉकेट्स या फिर वो बंडल्स होते होंगे। उन्हीं पॉकेट्स और बंडल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन और क्वांटा कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज होता है। अब सबसे पहले इसको एक डिराइव किया गया था, एक इक्वेशन के जरिए इसको फोटोन या क्वांटा को बताया गया था, जिसे हम लोग प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन ये था कि ये जो एनर्जी होती है, इस लाइट एनर्जी, ये जो है वो लाइट है, तो इस लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। मतलब इस लाइट के अंदर कितनी एनर्जी रहेगी, जितना इस ये जो लाइट है, ये जो लाइट रेज है उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। इसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर एनर्जी रहेगी। सो ये जो है वो क्या है, प्लैंक्स इक्वेशन है, प्लैंक्स का इक्वेशन है। ठीक है। प्लैंक्स ने ये इक्वेशन बताया हुआ था। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो सम कांस्टेंट से रिप्लेस किया गया, दैट इज कॉल्ड एच। ठीक है। एंड एच इंटू न्यू, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है वो कैसे रिप्लेस किया गया, दैट इज एस से। सो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू, एंड द वैल्यू ऑफ एच इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, दैट इज एच को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड किया गया था, काय का, एच का। सो व्हाट इज प्लैंक इक्वेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब आपका जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काय को, फ्रीक्वेंसी को। जितना ज्यादा इस लाइट का फ्रीक्वेंसी रहेगा उतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी रहेगी। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दिस इज कॉल्ड न्यू, इसे हम लोग न्यू कहते हैं, याद रखना, दीज आर कॉल्ड न्यू। ठीक है। सो E is directly proportional to nu. This nu is replaced by some constant that is called h, and h is called Planck constant. So E is equals to h nu, and the value of h is experimentally found at 6.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड। अब पूछोगे सर इसका यूनिट निकाल के बताओ, तो इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो। जैसे h इज इक्वल टू क्या होगा, E by nu। ठीक है। सो एनर्जी क्या में रहेगी, जूल में, और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 1 by सेकेंड, तो इसका एक्चुअल यूनिट क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। सो इस तरीके से आप लोग इसका यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। अब ये तो बता दिया ना प्लैंक्स ने, लेकिन एग्जैक्टली इसके अंदर रिवॉल्यूशन कब आया, जब आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन बताया। ठीक है। सब अब पढ़ते हैं आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन में क्या क्या चीजें बताई। ठीक है। सो आइंस्टाइन का इक्वेशन, मैं थोड़ा सा इधर बाजू जा रहा हूं, आपको ये चीज यहां पे समझनी है। ठीक है। थोड़ा सा इधर भी आ जाऊंगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझनी है, किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, आइंस्टाइन ने अपना एक इक्वेशन बताया, आइंस्टाइन एनर्जी मास कन्वर्शन रिलेशन, एनर्जी मास कन्वर्शन रिलेशन था, काय का, आपके आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया भाई, E इज इक्वल टू mc², ये था इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आपको तो यहां समझ आएगी, इस लाइट के अंदर या फिर ये जो लाइट रेज है इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, E इक्वल टू h में। अब
आइंस्टाइन ने भी अपना इक्वेशन बताया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये जो आपके फोटोन है या फिर ये जो आपके क्वांटम है, इसका मास कितना होता होगा ये हमें फाइंड करना है। जनरली इसका मास निग्लिजिबल होता है, विच इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आप फाइंड आउट करना चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, ठीक है, E बाय सी स्क्वायर। सो m इज इक्वल टू, सो हम लोग फाइंड कर रहे हैं मास ऑफ फोटोन E का आंसर क्या है भाई? व्हाट इज E? h न्यू, प्लैंक कांस्टेंट से। सो E के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे h न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये न्यू है, v नहीं है, न्यू है, ठीक है। अब ये जो न्यू है इसको भी आपको रिप्लेस करना होता है, और उसे कैसे रिप्लेस करना है? तो एक बड़ा फेमस रिलेशन है, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं। एक बड़ा फेमस रिलेशन है जो कि होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच का। और ये रिलेशन क्या है आपको बिल्कुल पता होना जरूरी है अगर आपने ये 11th के अंदर पढ़ा है तो। और वो होता है v इक्वल टू एन लैम्बडा। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर सिंपल वेलोसिटी का अगर फार्मूला लगाते हो तो ये इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। प्रूफ करके अभी मैं बताऊंगा नहीं, 11th के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल इक्वेशन होता है हमारा साउंड वेव्स के लिए। साउंड वेव्स के लिए ये इक्वेशन होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। साउंड वेव्स के लिए v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड, n यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सेम इक्वेशन लाइट के अंदर कैसे टर्न हो जाता है देखिए। यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय लेटर c। c इज द लाइट का स्पीड, है ना। लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो c इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी यहां होता है न्यू, और लैम्बडा तो लैम्बडा रहता है। दिस इज फॉर अ लाइट वेव्स, ठीक है। सो आपको अगर पूछा रिलेशन बताओ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का साउंड के लिए, तो साउंड के लिए क्या होता है? v इक्वल टू एन लैम्बडा, समझ आ रहा है। और लाइट के लिए क्या होता है? c इक्वल टू न्यू लैम्बडा। c यानी लाइट का स्पीड, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड वेवलेंथ लैम्बडा यानी वेवलेंथ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ c? c का वैल्यू कितना होता है भाई? c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है, नोट में रखनी है। अब देखो ये जो न्यू है, क्या मैं इसे टर्न कर सकता हूं? हमारा इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू h न्यू बाय सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर है, ये जो न्यू है क्या मैं इसे टर्न कर सकता हूं? हाँ, टर्न कर सकता हूं, क्योंकि c इक्वल टू न्यू लैम्बडा होता है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई? c लैम्बडा। ये चीज समझ आ रही है? तो ये वाला न्यू यहां रिप्लेस कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू c इंटू लैम्बडा। न्यू के जगह क्या रखेंगे? इस न्यू के जगह रखेंगे c डिवाइडेड बाय लैम्बडा, c डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और डिवाइड बाय में और क्या है भाई? c स्क्वायर है। तो दिस c स्क्वायर एक c जो है इस c स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो h डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? c इंटू लैम्बडा। सो ये हुआ आपका मास ऑफ फोटोन। तो मास ऑफ फोटोन के कितने इक्वेशन बने? जनरली मास ऑफ फोटोन के अगर देखा जाए तो बहुत सारे इक्वेशन बन गए हमारे पास। मास ऑफ फोटोन का पहला इक्वेशन क्या बन सकता है? मास कैसे निकाल सकते हो? ये इक्वेशन से निकाल सकते हो, E बाय सी स्क्वायर, ठीक है, इससे निकाल सकते हो। दूसरा इससे भी निकाल सकते हो, h न्यू बाय सी स्क्वायर, बराबर है। तीसरा क्या हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं? h डिवाइडेड बाय c बाय लैम्बडा। तो ये सभी इक्वेशन से हम लोग मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली मास ऑफ फोटोन कितना होता है? मैंने ऑलरेडी बताया, मास ऑफ फोटोन विच इज नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि लाइट जो है वो जनरली कैसे डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है? वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे पैरेलल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उस पर किसी भी तरीके के चार्ज नहीं रहते, ठीक है, लाइट के ऊपर मैं बता रहा हूं। सो दीज आर कॉल्ड मास ऑफ फोटोन। ये जो इक्वेशन है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या थी? अभी तक हमने चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है हमारा। पहले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा? दैट इज फोटोन एंड क्वांटा। सो व्हाट इज फोटोन एंड क्वांटा? आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। फोटोन और क्वांटा क्या था? फोटोन और क्वांटा is defined as it is a bundles or a pockets of a energy which is emitted by whom? A light source. ये लाइट सोर्स क्या करेगा? एक बंडल्स और पॉकेट्स इमिट करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन के दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। पहला इक्वेशन दैट इज प्लैंक इक्वेशन, E इज इक्वल टू h न्यू, और दूसरा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
इसी इक्वेशन से आपको m का वैल्यू निकालना है। बस इतनी चीजें आपको यहां पे समझनी है। दीज आर कॉल्ड फोटोन या फिर क्वांटा। अब आते हैं एग्जैक्टली टॉपिक पे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, खाली आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में खाली थोड़ा सा स्टडी करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ने वाला है जो किसी और साइंटिस्ट ने दिया था। तो आज हम जो एक्चुअल बातें करने वाले हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एग्जैक्टली एक काम कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स लेके चले जाइए और ये जो चीजें मैंने डिफाइन की है वो नोट डाउन कर लीजिए। कहां से? फोटोन या फिर क्वांटा से, फोटोन एंड क्वांटा, वहां से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और एग्जैक्टली क्या चीज है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कोई बताने वाला अगर था तो उसका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है क्या? हेनरिच हर्ट्ज, सही सोच रहे हैं आप। इस चीज को आपने सुना होगा, ये हर्ट्ज। भाई ये हर्ट्ज कहां सुना है? अरे सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। ओ ये वही है क्या? हाँ हाँ वही है, हेनरिच हर्ट्ज। तो ये बात थी 1885 टू शायद 1886 टू 1887 के आसपास। ठीक है, सो हेनरिच हर्ट्ज भाई साहब ने एग्जैक्टली किया क्या, मैं आपको वो थोड़ी सी चीज मैं समझा देता हूं। ठीक है, इस भाई साहब ने ये चीज बताई कि अगर आप कोई भी मेटल के ऊपर, सपोज मान के चलते ये आपका मेटल है। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट भी बता दूंगा कि उसने एग्जैक्टली क्या किया था। पहले समझते कि उसने क्या कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते। उन्होंने ये बोला था कि ये अगर आपका मेटल है और इस मेटल के अंदर ऊपर अगर आप कोई भी रेज अगर डाल देते हो, मान के चलते यूवी रेज डाले, उसने यूवी लाइट रेज डाले जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो ये मेटल के ऊपर अगर आप डालते हो और ये मेटल अगर फोटो सेंसिटिव है, वर्ड को याद रखिए, ये वर्ड बड़े खतरनाक है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसे बोलोगे, मेरे साथ साथ कहोगे तो आपको याद हो जाएगा। फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो का मतलब क्या होता है? जो लाइट का असर इस मेटल पे होने वाला है। ठीक है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेज आए, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर किसी ने बताई थी तो उसका नाम था दैट इज हेनरिच हर्ट्ज। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था मैं वो यहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल चीज की थी। उन्होंने एक काम किया, एक ट्रांसमीटर लिए। ठीक है, कुछ ट्रांसमीटर लिए और उसके ऊपर कुछ ये इलेक्ट्रोड लगाए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोड। ये था ट्रांसमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये ट्रांसमीटर है, सपोज मान के चलते ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रांसमीटर था। अब उन्होंने क्या किया, इसको जो है, इसको उन्होंने हाई वोल्टेज करंट दिया। हाई वोल्टेज करंट दिया ऐसा। ठीक है, कौन सा करंट? हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट दिया। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड, ये एग्जैक्टली क्या है? ये है आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, ये बुक के अंदर आपको ये पोर्शन पढ़ने नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए, ये आपका ट्रांसमीटर। और उन्होंने इस जो ट्रांसमीटर में ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इस इलेक्ट्रोड के अंदर से क्या फ्लो किया? एक हाई वोल्टेज करंट फ्लो किया। और हाई वोल्टेज करंट जब फ्लो किया और उसके अंदर से एक रेज सेंड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सेंड की, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सेंड की, तो यहां पे है ना, यहां पे जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ? स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। कौन सा स्पार्क? इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। कहां पे? इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप है वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और उन्होंने बाद में क्या किया, आगे में, ये तो हुआ ट्रांसमीटर, आगे में क्या रखा?
आगे में एक रिसीवर रखा, कुछ इस टाइप का रिसीवर रखा, ठीक है, कुछ इस टाइप का उन्होंने क्या बनाया, रिसीवर बनाया। ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है बोला मैंने, इसको कहा मैंने रिसीवर, ठीक है। अब ये वेव कौन सी वेव थी, ये वेव थी ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या, देखो फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रांसमीटर बनाया। ट्रांसमीटर कैसे बनाया, इलेक्ट्रोड के यहां इलेक्ट्रोड बनाया, इलेक्ट्रोड के बीच में गैप रखा और उसको क्या, कौन सा करंट दिया, हाई वोल्टेज करंट दिया। तो इसमें से क्या सेंड किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड किया। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। सेम स्पार्क जब यहां पे कुछ इस तरीके का रिसीवर बनता है तो सेम स्पार्क इनको नजर आया, यहां पे भी कौन सा स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क इनको नजर आया। मतलब वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल की है, मतलब वेव्स है, ठीक है। और यहां पे क्या प्रोड्यूस हुए थे, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है उन्होंने क्या इमिट किया, इन ये जो इलेक्ट्रोड है इनसे क्या इमिट हुआ, तो इनसे इमिट हुए थे इलेक्ट्रॉन, इनसे इमिट क्या हुए थे, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल, एक्चुअल हेनरी हर्ट्ज ने क्या बताया, एक्चुअल हेनरी हर्ट्ज ने ये बताया कि आप अगर कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर अगर यूवी रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अगर डालते हो तो उनसे क्या इमिशन होता है, उनसे इमिशन होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। उनसे क्या इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन। ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिए, मैं बोलना क्या चाहता हूं, फोटो बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, अरे बहुत कुछ होता है नाम के अंदर, ठीक है। जैसे अगर देखो मेरा नाम मयूर है, ठीक है, मेरे को नाम से जानते हैं ना लोग। अगर सोचो मेरा नाम अगर गंगूबाई होता तो कितना असर गिरता। नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम के ऊपर से ही बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकती है। कौन सी चीजें, देखो फोटो का मतलब क्या होता है भी, फोटो का मतलब लाइट होता है, बराबर है। अब देखिए इस मेटल के ऊपर अगर लाइट गिरी, मेटल के ऊपर कौन सी लाइट गिरी, ईएम लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट गिरी, तो इससे क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, इससे इमिशन होने वाला है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या होने वाला है, इमिशन होने वाला है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये जो इफेक्ट था उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता था, देखिए सिंपल चीज है, आपने फोटो डाला, फोटो मतलब वो फोटो नहीं भाई, लाइट, ठीक है, आपने लाइट डाली काय के ऊपर, एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर आपने लाइट डाली, तो उससे क्या इमिशन होने वाले हैं, उससे इमिशन होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, मतलब ही करंट प्रोड्यूस हुआ। और करंट एक जगह से दूसरी जगह कब फ्लो होता है, या प्रोड्यूस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जब क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, मतलब ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। मतलब जैसे ही आपने लाइट डाली एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर, वहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, और इन इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण क्या फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, पीईसी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो हेनरी हर्ट्ज है, इस भाई साहब ने क्या बताया एग्जैक्टली, अगर कुछ बताई चीज, उन्होंने ये बताया कि लाइट को आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब लाइट अगर आप दोगे किसी भी मेटल के ऊपर अगर डालोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यह अगर सबसे पहले किसी ने बताया था तो उसका नाम था हेनरी हर्ट्ज। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, दीज आर द एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट जब हुआ था वो हुआ था 1886 टू 1887 में, ठीक है। सो सबसे पहले किसने बताया था, दैट इज हेनरी हर्ट्ज ने बताया था। और इसके बाद एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट किसी ने अगर बनाया था तो वो था लेनॉर्ड एंड हॉलवेच, ठीक है। लेनॉर्ड एंड हॉलवेच एक्सपेरिमेंट जो है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, वो उन्होंने 1887 के बाद बताया था।
तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर बताऊंगा। तो इस लेक्चर में आपको मैंने चीजें क्या एक्चुअल इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पढ़ना क्या है आपको, सिंपल, आपको फोटोन का डेफिनेशन पढ़ना है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। फोटोन क्वांटम, दो इक्वेशन, E = h nu और दूसरा E = mc², वो चीजें समझ आएगी। दूसरा मैंने क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने क्या एग्जैक्टली चीजें बताई थी, सिंपल चीजें बताई थी। अगर आप किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तो उससे क्या इमिशन होने वाले, इलेक्ट्रॉन इमिशन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यही चीज आपको समझनी है। लेकिन हेनरी हर्ट्ज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था, दिस इज दैट एक्सपेरिमेंट, ये वो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सो गाइज आपको ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको समझ में जरूर आया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलने ही वाला है। अगर आपको अगर इसका थ्योरी का अगर नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और जितना हो सके, जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।